ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले कई दिनों से आर्यन ब्रह्मपुत्र एकेडमी में खुद बलबीर सर से ट्रेनिंग ले रहा था, इसलिए आर्यन भी मार्शल आर्ट की स्किल्स में काफ़ी ताकतवर और तेज हो गया था। घर पर साथ में रहते हुए एलेक्जेंडर ने भी काफ़ी स्किल आर्यन से सीख ली थी, मगर एलेक्जेंडर को भी अनिका की तरह के एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए इंटरनेट के जरिए एलेक्जेंडर ने काफ़ी एक्यूपंक्चर की तरकीबें सीख ली थी। एलेक्जेंडर यह जानता था कि कहाँ पर सुइयां चुभोने से इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होता था। जब उस खतरनाक आदमी ने रिया को पकड़ रखा था, तब आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों ने आंखों के इशारे से आपस में ही प्लानिंग की और मौका देखते ही एलेक्जेंडर ने उस आदमी के पैरों में सुइयां चिपो दी, जिसकी वजह से वो कमर से झुक गया। उसके झुकते ही आर्यन ने वो छोटा सा चाकू निकाला जो रोहित ने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए दे रखा था। रोहित जानता था कि हालात बहुत खराब थे और आर्यन के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता था। आर्यन और एलेक्जेंडर की किडनैपिंग के बाद खास रोहित ने आर्यन को अपने बचाव के लिए वो चाकू दे रखा था। जैसे ही चुभी हुई सुइयों की दर्द की वजह से वो आदमी कमर से झुका, आर्यन ने अपने पूरी शरीर की ताकत लगाकर एक जोरदार वार से वह चाकू उसके सीने के आर पार कर दिया। आर्यन और एलेक्जेंडर की फाइटिंग स्किल देखकर रिया भी काफी हैरान हो गई थी। रिया उस खतरनाक आदमी की गिरफ्त से छूट चुकी थी, मगर रिया को इस बात की खुशी से ज्यादा इस बात को लेकर इरिटेशन हो रही थी कि उसकी फाइटिंग स्किल एलेक्जेंडर जैसी नहीं थी। नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा, यह तो बहुत गलत बात है ना। तुमने एलेक्जेंडर और आर्यन को इतनी अच्छे से ट्रेन किया है, मगर मैं तो बिल्कुल जानती नहीं कि कैसे फाइट करना है। मुझे अगर अपने आप को बचाना होगा तो मैं कैसे बचाऊंगी? मुझे भी मार्शल आर्ट सीखना है। कुछ भी हो जाए, मैं भी बलबीर सर से मार्शल आर्ट सीखूंगी। तभी पीछे खड़े एलेक्जेंडर और आर्यन ने एक दूसरे को हाई फाई देते हुए रिया से कहा, तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ये दो भाई तुम्हारी रक्षा के लिए काफ़ी हैं। छोटे बच्चों का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। वहाँ खड़े सारे के सारे लोग बच्चों की हरकत को देखकर हैरान हो गए थे। जब वहाँ खड़े सारे बड़े बच्चों को देख रहे थे, तब अचानक अनिका ने अपनी तेज नजरें अपने ठीक सामने खड़े अक्षय वर्मा पर डाली और धीमी आवाज में कहा, जाने दो उन्हें। अक्षय अच्छी तरह से समझ गया था कि अगर उसने आयशा को जाने नहीं दिया तो अनिका उसका बहुत बुरा हाल करने वाली थी। अक्षय के साथ खड़े उसके साथी भी समझ गए थे कि अगर इतने छोटे बच्चे उनके खतरनाक आदमी का ऐसा हाल कर सकते थे, तो अनिका खुद अपने लोगों के साथ मिलकर उनका क्या हाल करने वाली थी। अक्षय के सारे आदमियों के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। वो चाहते थे कि उनका बॉस आयशा को छोड़ दे और उन्हें मौत के मुंह से बचा ले, मगर अपने बॉस को ऐसा करने के लिए कोई नहीं कह रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अपने बॉस को यह कह सके कि वह आयशा मारवा को छोड़ दे। अक्षय कुछ देर तक अपने पास खड़ी आयशा को देखता रहा और फिर धीरे से उनके सामने से हट गया। आयशा पिछले कई दिनों से अक्षय के साथ रह रही थी। वो जानती थी इतनी आसानी से अक्षय उसे जाने देने वाला नहीं था, मगर जब अक्षय ने आयशा को आगे जाने के लिए रास्ता दिया, तब खुद आयशा भी हैरान रह गई। आयशा अनिका को देखकर धीरे धीरे अनिका की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका भी बड़े ध्यान से आयशा का हर कदम देख रही थी। अनिका और उसके साथी पूरी तरह से तैयार थे कि अगर बीच रास्ते में अक्षय या उसके साथी कोई भी हरकत करने के लिए कोशिश करे, तो वो लोग भी जवाबी हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे। आयशा धीरे धीरे एक एक कदम अनिका और बच्चों की ओर आगे बढ़ाने लगी। आयशा की सांसें भी तेज होने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अक्षय कितना खतरनाक आदमी था। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आयशा मारवा अनिका के बिल्कुल पास पहुंच गई। अनिका के पास पहुंचकर आयशा ने अनिका को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी।
अनिका ने अपनी नजरें अक्षय पर जमा रखी थी। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि अक्षय कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करने वाला था, तब आयशा को शांत करते हुए उसने कहा, बिल्कुल शांत हो जाइए। अब आप आपके परिवार के साथ हैं, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। अनिका से अलग होने के बाद आयशा ने तीनों बच्चों को एक एक करके गले लगा लिया और उन्हें बहुत सारा प्यार करती रही। कहीं न कहीं आयशा ने भी जहाज पर ये उम्मीद कहीं न कहीं छोड़ दी थी कि वो दोबारा कभी अपने पोते पोती को वापस देख पाएगी। मगर तीनों बच्चों को अपने सामने देखकर आयशा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद अनिका ने आयशा की आंखों में आंखें डालकर बिना कुछ कहे इशारे से एक सवाल किया। आयशा अच्छे से जानती थी कि अनिका क्या सवाल पूछना चाहती थी। आयशा ने भी इशारे करके अनिका को जवाब दे दिया। तब अनिका ने अपने साथियों से कहा, चलो यहाँ से, छोड़ दो इन लोगों को। जब अनिका ने अपने साथियों से यह बात कही, तब कहीं न कहीं अक्षय के साथ आए सारे साथियों ने राहत की सांस ली। मगर ठीक उसी वक्त अक्षय धीरे धीरे अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाने लगा। अनिका के साथ आए सारे लोग फिर से अलर्ट हो गए। सूरज और जहांगीर भी अनिका के सामने आकर ढाल की तरह खड़े हो गए। जहांगीर ने अक्षय की ओर देखकर कहा, आप अपने कदम वहीं रोक लीजिए, वरना हमें भी मजबूरन कोई ठोस कदम उठाना होगा। अनिका ने अक्षय की आंखों में अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि वो लड़ाई करने आगे नहीं बढ़ रहा था, वो कुछ कहना चाहता था। अनिका ने इशारा करके जहांगीर और सूरज को अक्षय के रास्ते से हटाने जाने को कहा। अनिका ने बिल्कुल पास आकर अक्षय ने आयशा की ओर देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ आज भी तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे, और इसीलिए कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। क्यों तुम्हारी और मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? हम दोनों की खुशी एक दूसरे के साथ है, तो क्यों न हम लोग एक साथ खुशी खुशी हमारा जीवन बिताएं। किस बात का डर है तुम्हें? कौन रोक रहा है तुम्हें? अक्षय की बात पूरी होते ही आयशा अपनी जगह से आगे चलकर आई और अक्षय की आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, क्या तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी में मुझे किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है? इस बात का तुरंत जवाब देते हुए अक्षय ने कहा, हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस ये है कि तुमने मुझे छोड़कर उस हंस राज के साथ शादी की। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। भले ही अब तक 25 साल गुजर चुके हैं, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार था, वो प्यार अब भी है। जैसे ही अक्षय ने ये बात कही, आयशा ने अपना एक हाथ हवा में लहराते हुए अक्षय को आगे बोलने से रोक लिया। आयशा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैं कभी तुमसे मिली थी। अगर मैं तुमसे मिली ना होती तो आज मेरे परिवार के साथ ये सब कुछ ना होता। तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। बस अब तो ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि दोबारा कभी जिंदगी में तुमसे मुलाकात ना हो। चले जाओ यहाँ से और हमेशा हमेशा के लिए मुझे भूल जाओ, क्योंकि पिछले 25 सालों से मैंने कभी तुम्हें याद नहीं किया। आयशा की एक एक बात अक्षय के लिए जानलेवा साबित हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर कोई छुरी चला रहा था। जैसे ही आयशा की बात पूरी हुई, अनिका ने उन्हें इशारे से और वापस चले जाने को कहा। धीरे धीरे आयशा और अनिका अक्षय के सामने से गुजरते हुए वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गए। इसके बाद एक एक करके सारे लोग वहां से जाने लगे। कुछ देर बाद वहां सिर्फ अक्षय और कुछ चुनिंदा लोग बच गए थे। कहने को तो अक्षय इन सब लोगों का बॉस था, मगर इस वक्त अक्षय की हालत किसी सड़क छाप भिखारी से कम नहीं थी। जो लोग अक्षय से तनख्वाह लिया करते थे, उनकी नजरों में आज गरीब और कोई नहीं था। सबकी नजरों में अक्षय के लिए सिंपैथी थी। अक्षय के लिए ये दिन मौत से भी ज्यादा भयानक था। अंकुर नायक वहीं खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। उससे बॉस की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर वो अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी हालत में उसे अपने बॉस को इमोशनल सपोर्ट देना ही होगा। इसलिए हिम्मत करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अंकुर ने अक्षय से कहा, सर, मुझे लगता है कि आपको आयशा जी को भूल जाना चाहिए। चलो हम वापस चलते हैं।
अंकुर की बात सुनते ही अक्षय ने जवाब देते हुए कहा, जो दुनिया मैंने उसके लिए बसाई थी, उस दुनिया में अगर आयशा ही नहीं होगी तो मैं उस दुनिया में जाकर क्या करूंगा। अंकुर ने अपने बॉस को समझाते हुए कहा, मगर बॉस, ये वक्त सही नहीं है, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। अगर आपको उन्हें वापस भी पाना है तो फिर हमें उस वक्त का इंतजार करना होगा जब आप उस पोजीशन में हो कि हम उन्हें दोबारा हासिल कर सकें। इस वक्त हमारा यहाँ से चले जाने में ही बेहतरी है। अक्षय को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से आंसू जम गए थे। अपने दांत कचकचाते हुए अक्षय ने अंकुर से पूछा, वो आदमी कहाँ है जिसने रिया को कब्जे में लेने की कोशिश की थी। अंकुर अच्छी तरह से जानता था कि अक्षय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसके आदमी उसके हुक्म के खिलाफ कोई भी काम करे। वह यह भी जानता था कि अक्षय भले ही कितना भी खतरनाक आदमी हो, मगर आयशा के सामने अपनी छवि अच्छी रखना चाहता था। रिया पर हमला करके उसके आदमियों ने अक्षय की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया था। यह बात भी अंकुर अच्छी तरह से जानता था। अंकुर ने पीछे मुड़कर अपने आदमियों में से एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहाँ आओ। तुमने वो कदम क्यों उठाया? तुमसे किसने कहा था कि तुम उस बच्ची पर अटैक करो? उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में जवाब देते हुए कहा, मुझे लगा कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास यहाँ से बचकर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त मुझे जो सबसे सही लगा वही कदम मैंने उठाया, और फिर यह कदम तो मैंने बॉस को ही बचाने के लिए उठाया था। अगर वो बच्चे इतने तेज नहीं होते तो हम जरूर आयशा जी को यहाँ से अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते। भले ही वो आदमी अक्षय के लिए काम करता था और उसने जो कुछ भी किया था वह अक्षय के लिए किया था, मगर अक्षय को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उस आदमी की वजह से आयशा के मन में उसके लिए नफरत बढ़े। अंकुर की ओर देखते हुए अक्षय ने कहा, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो मेरी बात नहीं सुनते। अपने बॉस की यह बात सुनते ही अंकुर ने अपने कुछ और साथियों को इशारा किया, और वो साथी अंकुर का इशारा मिलते ही उस आदमी को पकड़कर झाड़ियों के अंदर ले गए। वो लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अब उस आदमी का गैंग में कोई काम नहीं था, और जो आदमी गैंग के लिए कोई काम का नहीं था उसकी दुनिया में भी कोई जरूरत नहीं थी। अक्षय और अंकुर धीरे धीरे अपने कदम अपनी कार की ओर आगे बढ़ाने लगे। अंकुर ने दबी हुई धीमी आवाज में अक्षय से पूछा, बॉस क्या करें? अपने देश वापस चलें? कुछ देर सोचने के बाद अक्षय ने अंकुर से कहा, नहीं, अभी सही वक्त नहीं है यहाँ से जाने का। मैदान छोड़कर भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। वहाँ जब अनिका और आयशा बच्चों के साथ रोहित के विला में पहुंचे तब आयशा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चों को संभालने के लिए मैं आ गई हूँ। तुम्हें बच्चों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। आयशा की ये बात सुनकर अनिका हैरान हो गई। वो बिना कुछ समझे बस हैरानी से आयशा को देखती रही। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आयशा उससे क्या कहना चाहती थी। उन्होंने बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चे अभी छोटे हैं। दादी माँ को माँ समझने में ज्यादा देर नहीं होगी, मगर तुम्हारे पास अभी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी अकेलेपन में गुजारी है उसी तरह तुम भी अकेली रह जाओ। तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा कैरियर पड़ा है। अगर तुम्हारी जगह रोहित होता तो मैंने उसे भी यही सलाह दी होती। जिस तरह रोहित मेरा बेटा है वैसे ही तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं देख सकती। तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सको, इसी में मेरा सुख है, और अब बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अनिका धीरे धीरे आयशा की बात समझने लगी थी। उसने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखिए, मुझे अपना और अपनों का ख्याल रखना अच्छी तरह से आता है। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ करती, आयशा ने उसे रोकते हुए कहा, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम और रोहित एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, मगर कुदरत के आगे कौन जीत सकता है। हो सकता है तुम्हारा और रोहित का साथ यही तक था, मगर साथ ही छूट जाए तो सफर नहीं रुक जाता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का सफर प्रगति की उन ऊंचाइयों तक पहुँचे जहाँ रोहित तुम्हें देखना चाहता था।
रोहित जहाँ कहीं भी होगा वहां से वो सिर्फ इस वक्त तुम्हारी खुशियों के बारे में सोच रहा होगा। रोहित की माँ होने के नाते मुझे भी तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचना है। मेरा मन ही जानता है कि मैंने क्या खोया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भी बंधनों के पिंजरों में कैद कर लूं। और अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आयशा रोहित से कितना प्यार करती थी। रोहित की मौत की खबर सुनने के बावजूद आयशा अपनी बहू को ये सलाह दे रही थी कि वो रोहित को भूलकर किसी और को अपना जीवन साथी बना ले। कहीं न कहीं अनिका को इस बात पर हंसी भी आ रही थी, क्योंकि सिर्फ अनिका जानती थी कि रोहित सिर्फ लोगों की नजरों में मारा था, मगर वो इस दुनिया के किसी कोने में बड़े ही आराम से किसी कोने में बैठकर सारा खेल देख रहा था। अनिका ने अब तक आयशा को बताया नहीं था कि रोहित जिंदा था, इसलिए आयशा अपने बेटे के गम में अपनी होने वाली बहू को कोई और जीवन साथी तलाशने की सलाह दे रही थी। इससे पहले कि आयशा अनिका को और कुछ कहती, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, देखिए, इससे पहले कि आप आगे कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आयशा बड़े ही ध्यान से अनिका की बातें सुनने लगी। अनिका ने आयशा को सोफा पर बिठाते हुए कहा, देखिए, अब आप वापस आ गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मैं आपको सौंपना चाहती हूँ। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अगर आप बच्चों की और कंपनी की जिम्मेदारियां संभालें तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगी। अनिका की बात सुनते ही आयशा काफी हैरान हो गई। आयशा मन ही मन ये सोचने लगी कि अभी उसके बेटे की चिता की आग बुझी भी नहीं थी कि अनिका ने कोई और जीवन साथी चुन भी लिया था। अपना सर झुकाकर आयशा ने उससे कहा, मैं इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी खुशी में ही रोहित की खुशी है, तुम दोनों की खुशी में मेरी खुशी है। मगर क्या मैं जान सकती हूँ तुम कहाँ जाना चाहती हो? मेरा मतलब है, इस वक्त कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए तुम बच्चों को और कंपनी को मेरे हवाले छोड़कर बाहर जाना चाहती हो? अनिका ने यहाँ वहाँ देखकर दबी हुई आवाज में उनसे कहा, मैं रोहित को ढूंढना चाहती हूँ। अनिका की बात सुनने के बाद आयशा कुछ देर तक लगातार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती रही। देखते ही देखते आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा ने अपने दोनों हाथ अनिका के गालों पर रखते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि इस तरह की खबरें स्वीकार करना इंसान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है, मगर तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी काबिल डॉक्टर हो, तुम्हें वास्तविक जीवन को समझना ही होगा। जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करना होगा। कुदरत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, ना तो तुम ना मैं। अनिका ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप समझी नहीं, मैं सचमुच रोहित को ढूंढने जा रही हूँ। अनिका ने ये बात इतनी कैजुअली कही थी कि अनिका के रिएक्शन देखकर उन्हें ये लगने लगा था कि रोहित की मौत की खबर सुनकर अनिका को कोई गहरा मानसिक सदमा लगा था, जिसकी वजह से अनिका इस तरह की बातें कर रही थी। अपनी जगह से खड़े होते हुए आयशा ने अनिका से कहा, देखो बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, बच्चे भी बहुत छोटे हैं। अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? मैं नहीं जानती कि तुम रोहित से इतना प्यार करती हो। रोहित मेरा बेटा था, मगर फिर भी एक माँ होने के नाते मैं तुमसे कहूंगी कि मेरे बेटे को भूल जाओ। वो अब तुमसे और मुझसे काफी दूर चला जा चुका है। हमें अपने अतीत को भूलना होगा। रोहित भी कहीं ना कहीं यही चाहता होगा। बस तुम ये समझ लो कि आज के बाद रोहित तुम्हारी आंखों से दुनिया को देखेगा, तुम्हारी आंखों से बच्चों को बड़े होते हुए देखेगा, बच्चों की कामयाबी देखेगा, और तुम्हारी आंखों से दुनिया देखकर उसे जो खुशी महसूस होगी वो खुशी उसे देना तुम्हारा फर्ज है। अपने आप को संभालो। मैं जब तक जिंदा हूँ हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आयशा को किस तरह समझाए। अनिका ने आयशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखिए, रोहित जिंदा है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती, आयशा ने बात पूरी करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि रोहित हम दोनों के दिलों में जिंदा है, और जब तक हम जी रहे हैं हम उसे अपने दिल में जरूर जिंदा रखेंगे। इससे पहले कि आयशा अपनी बात आगे बढ़ा पाती, अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे आप सुनती क्यों नहीं है मेरी बात? रोहित जिंदा है,
मतलब रोहित सचमुच जिंदा है। वो मेरी आंखों से नहीं, अपनी आंखों से दुनिया देख रहा है इस वक्त। रोहित जिंदा है का मतलब यह है कि रोहित सांसें ले रहा है। रोहित ना ही सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि हमें भी इस वक्त कहीं से देख रहा है। रोहित अभी इसी दुनिया में है। रोहित जिंदा है। अनिका की ये बात जैसे अचानक पूरे विला में गूंजने लगी थी। अनिका की बात पूरी होने के बाद कुछ देर तक पूरे विला में सन्नाटा छाया रहा। आयशा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सांस लेते हुए आयशा ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए छटपटाती हुई आंखों से अनिका की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मतलब ये है कि रोहित मरा नहीं है, मेरा बेटा जिंदा है। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहे। आयशा के चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आयशा अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। आयशा ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो किस तरह के शब्दों से ऊपर वाले का शुक्रिया करे। आयशा ने दिन रात भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी कि किसी तरह उसे ये खबर मिले कि उसके बेटे की मौत की खबर झूठी थी। और आज आयशा की प्रार्थना ऊपर वाले ने जैसे सुन ली थी। आयशा जैसे खुशी के मारे पागल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को अगला सवाल क्या पूछे। कुछ देर बाद अपना होश संभालते हुए आयशा ने कहा, अनिका से पूछा, कहाँ है रोहित? वो कैसा है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। मगर उसने इस तरह की अफवाह क्यों फैलाई है कि वो मर चुका है? क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? मुझे ले चलो उसके पास। आयशा के मन में कई सवाल थे जिसका जवाब वो अभी इसी वक्त जानना चाहती थी। अनिका के लिए आयशा के ज्यादातर सवालों का जवाब देना बेहद मुश्किल था, मगर आयशा के इमोशंस को समझते हुए अनिका ने एक जगह पर उन्हें बिठाते हुए कहा, देखिए अभी तो मैं खुद भी नहीं जानती कि रोहित कहाँ है, उसने ऐसा क्यों किया है। बस मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, उसी अंदाजे से मैं रोहित को ढूंढने जा रही हूँ। आयशा फटी हुई आंखों से अनिका को देखती रही। उसके बाद अचानक ही आयशा ने अनिका से कहा, क्या तुम जानती हो वो इस वक्त कहाँ है? अनिका ने कुछ देर सोचने के बाद आयशा से कहा, मुझे लगता है वो लंदन पहुंच गया है, इसीलिए यहाँ पर कंपनी और बच्चों को आपके हवाले करके मैं भी कुछ दिन के लिए लंदन जाना चाहती हूँ। आयशा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही उनके चेहरे पर घबराहट महसूस होने लगी थी। आयशा ने अनिका से अटकती हुई आवाज में पूछा, मगर वो अब तक घर क्यों नहीं लौटा? क्या उसने तुम्हें कांटेक्ट करके बताया कि वो लंदन में है? उसके इस सवाल पर अनिका ने अपना सिर झुका लिया और फिर धीमी आवाज में कहा, नहीं, रोहित ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। अनिका का जवाब सुनकर आयशा का चेहरा काफी उतर गया। अचानक उसके मन में जो उम्मीद की किरण जगी थी वो धीरे धीरे फिर से बुझने लगी थी। फिर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अचानक फिर से अनिका से कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर वो जिंदा है तो तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा? तुम्हें बताता क्यों नहीं है कि वो कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस हादसे के बाद रोहित अपनी याददाश्त खो बैठा हो, उसे ये भी याद नहीं हो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? हो सकता है रोहित बच्चों को भी भूल गया हो। अनिका भी श्योरिटी से ये बात नहीं कह सकती थी। अनिका कंफ्यूजन में अपना सर हिलाते हुए आयशा से कहने लगी, देखिए इस वक्त तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि रोहित कहाँ है, कैसा है, किस हालत में है। ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि आप जो कह रही हैं वो सही है या गलत। अनिका की बात सुनते ही आयशा ने अपने गालों से आंसू पोंछते हुए अनिका का कंधा पकड़ते हुए कहा, देखो बेटा, फिर तो तुम्हें जल्दी से लंदन पहुंचना चाहिए। हो सकता है कि रोहित को अगवा करने की किसी की बहुत बड़ी साजिश हो। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि रोहित के पीछे कितने लोग पड़े हैं। मैं इतने साल रोहित से दूर रही थी, मगर मैं जानती हूँ कि कितनी लड़कियां रोहित के पास आने के लिए, उसे करीबी बढ़ाने के लिए क्या क्या करती थी। हो सकता है उन्हीं लड़कियों में से ये किसी की साजिश हो। रोहित की याददाश्त से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मिटाकर शायद वो रोहित को अपना बनाना चाहती हो। इससे पहले कि रोहित सब कुछ भूल जाए, जाकर ढूंढो उसे। आशा की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर अनिका हैरान हो गई। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि आयशा जो कह रही थी उससे उसे लग रहा था कि ये कोई फिल्म चल रही थी या कोई घटिया टेलीविजन शो। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो ये भी हो सकता है कि अगर रोहित ने इस तरह की अफवाह अपने ही बारे में फैलाई है
तो शायद कोई बहुत गहरा मकसद जुड़ा होगा इसके पीछे। तुम जल्दी से जल्दी लंदन जाने की तैयारी करो। मैं यही हूँ बच्चों के पास। तुम बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करना। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों को इस वक्त लंदन ले जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता था। अनिका जानती थी कि कंपनी की और घर की जिम्मेदारियां आयशा अच्छी तरह से निभा लेगी। V16 पावर ट्रक ढूंढने के लिए अब अनिका का लंदन पहुंचना बेहद जरूरी था। बच्चों की और कंपनी की जिम्मेदारी आयशा को सौंपने के बाद अनिका ने राजलक्ष्मी से कहकर लंदन जाने की उसी रात की टिकट निकलवा ली। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों से दूर होना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही घंटों में वो लंदन जाने के लिए निकलने वाली थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बच्चों को क्या कहे। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके और रोहित के बिना बच्चों के लिए रहना बहुत मुश्किल होने वाला था। वो ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों को कन्विंस करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था, मगर अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए V16 पावर ट्रक का मिलना बहुत जरूरी था, और इसीलिए किसी भी हालत में अनिका का अस्तो यूनिवर्सिटी जो लंदन में है वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। अनिका लंदन जाने की तैयारियां कर रही थी। उसके कानों पर एक प्यारी सी आवाज पड़ी। नन्ही सी रिया अनिका के कमरे में आकर कहने लगी, मम्मा, क्या आप लंदन जा रही हो? भले ही रिया के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर रिया की आंखों में अपनी माँ से बिछुड़ने का गम अच्छी तरह दिखाई दे रहा था। रिया के ठीक पीछे उसके दोनों भाई अलेक्जेंडर और आर्यन भी बड़ी बड़ी आंखों से अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अनिका जानती थी कि तीनों बच्चों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होने वाला था। अनिका यह भी जानती थी कि अब तीनों बच्चों को या तो रोहित के साथ या तो अनिका के साथ रहने की आदत पड़ चुकी थी। अनिका या रोहित ने तीनों बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा था। नन्ही सी रिया यह तो अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी मम्मा हमेशा बिजी रहती थी, मगर बचपन से लेकर आज तक अनिका कभी इतने दूर रिया को अकेले छोड़कर कभी नहीं गई थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह बच्चों को कैसे समझाए। रिया के पास आकर घुटनों के बल बैठते हुए अनिका ने रिया के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, देखो बेटा, मम्मा को बहुत इम्पोर्टेंट काम से लंदन जाना है। काम ऐसा है कि मैं तुम तीनों को अपने साथ नहीं ले जा सकती। अब कुछ दिनों के लिए तुम तीनों को ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहना है। तुम तीनों को एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। रिया नहीं जानती थी कि वह अपने मम्मा को कैसे कन्विंस करे कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए। इसलिए बात बनाते हुए रिया ने अनिका से कहा, मगर मैं भी बड़ी मासी से मिलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बड़ी मासी लंदन गई हैं, इसलिए आप भी जा रही हो। मैं भी मिलना चाहती हूँ बड़ी मासी से। अनिका अपने ट्रिप का कारण बच्चों को नहीं बता सकती थी, मगर वो इतना जरूर जानती थी कि उसके तीनों बच्चे काफी समझदार थे। बाकी 6 साल की उम्र के बच्चों से इन तीनों बच्चों का इमोशनल क्लोजनेस काफी स्ट्रॉन्ग था। अनिका ने रिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो, अगर पॉसिबल होता तो फिर मम्मा कभी तुम तीनों को छोड़कर नहीं जाती, मगर समझने की कोशिश करो। बड़ों के कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को साथ में ले नहीं जाया जा सकता। अनिका के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। बच्चे भी अनिका को देखकर समझ गए थे कि अनिका नहीं बता सकती थी कि वो उन्हें क्यों अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। तभी अलेक्जेंडर ने आगे आकर अनिका से पूछा, आप वापस कब आएंगी? ये पहली बार था जब अलेक्जेंडर ने उनसे ऐसा कोई सवाल किया था। इसका मतलब साफ था कि अनिका के जाने के बाद अलेक्जेंडर भी अनिका को मिस करने वाला था। अनिका के लिए ये पल जितनी खुशी देने वाला था, उतना ही इस पल में उसे दुख का एहसास हो रहा था। अलेक्जेंडर का प्यार महसूस करते ही उसे उसके प्यार को छोड़कर उसकी जान बचाने के लिए लंदन जाना था। अनिका ने अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ कह नहीं सकती। अभी भी मुझे कितना वक्त लग सकता है वहाँ। हो सकता है कि 1 महीने में लौट आऊँ, यह भी हो सकता है कि मैं 3 महीने में वापस आऊँ। वो दरअसल काम ऐसा है कि समय का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। तीनों बच्चों में आर्यन सबसे ज्यादा सुलझा हुआ लड़का था। आर्यन समझ चुका था कि अनिका जरूर कोई ऐसी बात बच्चों से छुपा रही थी जो इस वक्त बच्चों के लिए जानना सही नहीं हो सकता था।
अनिका को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आर्यन ने अपने भाई बहन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, आप फिक्र मत करना मॉम, मैं इन दोनों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। जैसे ही आर्यन ने यह बात कही, एलेक्जेंडर ने अपने कंधे से आर्यन का हाथ झटकते हुए कहा, तुम कैसे हमारा ख्याल रखोगे? मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। एलेक्जेंडर की बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों भाइयों से कहा, तुम लोग जो करना चाहे कर सकते हो, मगर इतना याद रखना कि हम तीनों में से मैं सबसे ज्यादा क्यूट हूँ, इसलिए तुम दोनों को मिलकर मेरा ख्याल रखना है। रिया की बात सुनते ही दोनों भाइयों ने अपने सर पर अपने हाथ दे मारे। दोनों भाइयों का रिएक्शन देखकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर जब रिया ने पलटकर फिर से अपनी मम्मा को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। रिया ने अपनी नजरें झुकाते हुए अनिका से कहा, मम्मा आप जा रही हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको बाय बाय कहने नहीं आऊंगी, क्योंकि आपको जाता हुआ मैं देख नहीं सकती, मैं बहुत सैड हो जाऊंगी। जब रिया ने यह बात कही तब एलेक्जेंडर और आर्यन की नजरें भी झुक गई। अनिका अपने बच्चों को इस तरह नहीं देख सकती थी। अनिका जैसी लड़की जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी बड़ी हिम्मत से परिस्थितियों का सामना करती थी, वह ऐसे नाजुक पल में बिल्कुल टूट चुकी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसके एक और शब्द कहने की कोशिश की तो उसके आंखों से आंसू छलकने लगेंगे और उसका बच्चों से बिछड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मगर वो जानती थी कि लंदन पहुंचना उसके लिए कितना जरूरी था। इसलिए अपने आप को संभालते हुए अनिका ने तीनों बच्चों से कहा, चलो चलो बच्चों, अब मुझे जाना है, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, आप लोग जाकर खेलो। बच्चों के जाने के बाद अनिका फिर से लंदन जाने की तैयारियां करने लगी। बार बार अनिका के मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि बच्चे 3 महीनों तक कैसे उसके बगैर रहेंगे। वो ये भी नहीं जानती थी कि लंदन में उसे कितना वक्त लगने वाला था। B16 पावर ट्रक तक पहुंचना उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला था या कितना आसान होने वाला था, इस बारे में भी अनिका बिल्कुल नहीं जानती थी। अनिका को सिर्फ शक था कि रोहित लंदन में पहले से मौजूद था, मगर इस बात का भी उसके पास कोई सबूत नहीं था। लंदन जाने की फ्लाइट देर रात 1:30 बजे की थी। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद अनिका जब लंदन जाने के लिए निकल रही थी, तब अनिका ने सोचा कि बच्चों को जाकर एक बार गुड बाय कह दे। मगर तभी अनिका को रिया की कही हुई बात याद आई। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह बच्चों को गुड बाय कहना बच्चों और अनिका दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। इसलिए अनिका ने मन बना लिया था कि वह बिना बच्चों से मिले ही सीधे एयरपोर्ट के लिए अपनी कार में बैठकर रवाना हो जाएगी। कार में सामान रखने के बाद अनिका ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। अनिका के मन में काफी मिक्स्ड फीलिंग चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लंदन पहुंचने के बाद सबसे पहला कदम क्या उठाएगी। बच्चों से बिछोड़ने का दुख, एलेक्जेंडर के लिए B16 पावर ट्रक का मिलना, क्रिस्टोफर की खतरनाक गैंग, रोहित का लापता होना, ऐसी कई सारी बातें अनिका के दिमाग में घूम रही थी। कुछ ही देर में एयरपोर्ट आने ही वाला था, तभी अनिका के मोबाइल पर आयशा का कॉल आने लगा। अनिका ने सोचा कि अनिका बिना बच्चों से मिले निकल गई थी, इसलिए आयशा ने बच्चों के साथ बात करवाने के लिए उसे कॉल लगाया था। मगर जैसे ही अनिका ने कॉल कनेक्ट किया, अनिका के कानों में आयशा की तेज सांसों की आवाज पड़ने लगी। उनकी आवाज से वो काफी घबराई हुई लग रही थी। उन्होंने अनिका से कहा, अनिका बच्चे कहीं नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने जैसे ही बात कही, अनिका के होश उड़ गए। अनिका ने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी रोक दे। आयशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मैंने नौकरों से पूछा कि वह पूरा बंगला छान मारे, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अक्सर खेलते हुए बच्चे पीछे के गार्डन में चले जाते हैं, मगर इस वक्त वहाँ भी नहीं है। मैंने सारे नौकरों को यहाँ वहाँ ढूंढने के लिए कहा है, मगर अब तक बच्चों का कोई पता नहीं चला है। अनिका, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इससे पहले भी बच्चों को अगवा करने की कोशिश की गई थी। क्या फिर से किसी ने उन्हें किडनैप तो नहीं कर लिया? आयशा की बात सुनते ही अनिका हैरान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बच्चों को उठाकर ले गया होगा। अनिका यह भी अच्छी तरह से जानती थी कि अक्षय अब तक देश छोड़कर गया नहीं था। क्या अक्षय ने अपना बदला पूरा करने के लिए ऐसी हरकत की थी?
अनिका यह भी जानती थी कि अक्षय के अलावा भी अनिका और रोहित के कई दुश्मन दिल्ली में मौजूद थे, मगर अनिका ये भी जानती थी कि किस तरह बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना है। आयशा का फोन डिस्कनेक्ट करके अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास को फोन लगाने की कोशिश की, मगर तभी अनिका के कानों पर हल्की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। ड्राइवर ने कार बीच रास्ते में रोक दी थी। रात होने की वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कोई ट्रैफिक भी नहीं था, कहीं से कोई शोर नहीं हो रहा था। कार का इंजन भी बंद था और इसलिए अनिका को धीमी धीमी सी आवाज सुनाई दे रही थी। वो कार से उतरकर पीछे आवाज की डायरेक्शन में चलने लगी। उसको महसूस हुआ कि आवाज कार की डिक्की में से आ रही थी। जब बड़े ही ध्यान से अनिका ने डिक्की से आने वाली आवाज सुनने की कोशिश की, तब अचानक वो ये सुनकर हैरान रह गई कि अंदर से तीनों बच्चों की आवाज आ रही थी। रिया बड़े ही गुस्से से कह रही थी, अरे तुम दोनों जरा उधर सड़क के बैठो ना, देखो यहाँ मेरे लिए कितनी कम जगह है। इस पर अलेक्जेंडर ने कहा, सबसे ज्यादा जगह तुमने ले रखी है, हम दोनों को देखो इन दो बैग्स के बीच में कैसे फिट हो गए हैं। तभी आर्यन ने कहा, अब दोनों चुप हो जाओ, लगता है हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अब यह सोचो कि आगे क्या करना है। नन्ही सी रिया ने जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम एक एक बैग के अंदर घुस जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ही अनिका ने डिक्की खोली, अचानक तीनों बच्चों के मुंह से चीख निकल गई। अनिका को सामने देखकर रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाले और डिक्की से बाहर निकलते हुए अनिका से कहा, अरे वाह, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। अनिका ने अलेक्जेंडर और आर्यन को भी डिक्की से बाहर निकालते हुए कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो तुम लोग, क्या इस तरह कोई लंदन पहुंच सकता है क्या? अनिका के इस बात का जवाब देते हुए नन्ही सी रिया ने कहा, हमें यह तो नहीं पता कि लंदन किस तरह पहुंचा जा सकता है, बस हमें ये पता है कि हम आपके साथ लंदन जाना चाहते हैं। इससे पहले कि अनिका कुछ कह पाती, अलेक्जेंडर ने अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि आप मेरे लिए दवाई लेने जा रही हैं, वो भी लंदन। जरा सोचिए कि अगर आपको 3 महीने के अंदर वो दवाई नहीं मिली तब क्या होगा? जब आप वापस लौटेंगे तब अगर मैं ही नहीं रहा तो फिर उस दवाई का क्या करेंगे? अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अलेक्जेंडर को इस हालत में छोड़कर लंदन कैसे जा सकती थी। इस बार अलेक्जेंडर की बात सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट गई थी। अनिका एक माँ थी और वो अपने ही बेटे की मौत के बारे में इस तरह की बात कैसे सुन सकती थी। कहीं न कहीं अनिका को भी अब इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने ये सोचा ही नहीं था कि अगर उसे V16 पावर ड्रग नहीं मिला तो वो क्या करेंगे। कहीं न कहीं अनिका को भी अब इस बात का एहसास हो चुका था कि उसने ये सोचा ही नहीं था कि अगर उसे V16 पावर ड्रग नहीं मिला तो वो क्या करेगी। अलेक्जेंडर की बात सच भी हो सकती थी, ये भी हो सकता था कि वो लंदन में V16 पावर ड्रग ढूंढती रह जाए और यहाँ अलेक्जेंडर के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि अनिका को जिंदगी भर का पछतावा रह जाए। अगर अलेक्जेंडर की जिंदगी के ये आखिरी 3 महीने थे तो अनिका हर पल अलेक्जेंडर के साथ गुजारना चाहती थी। नन्हे से रिया ने अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा, हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर की बीमारी के लिए तुम दवाई ढूंढने जा रही हो वहाँ पर, मगर हम भी तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। आई प्रॉमिस यू, हम लोग कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आर्यन ने भी रिया की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ मॉम, तुम हमें साथ ले जा सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पापा भी इस वक्त यहाँ पर नहीं हैं, चाहे हम जितने भी समझदार हों, मगर तुम दोनों के बिना कैसे रह सकते हैं। हम तीनों तो अभी 6 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं। अनिका जानते थे कि आर्यन इस तरह का लड़का नहीं था। जिंदगी में पहली बार आर्यन ने अपनी मॉम को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। नन्हे से अलेक्जेंडर ने घुटनों के बल बैठी अनिका के पास आकर कहा, वैसे तो मैंने अपनी सारी जिंदगी अकेले ही गुजारी है और मैं अकेले रहना पसंद भी करता हूँ, मगर पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के साथ रहकर मुझे आप लोगों की आदत पड़ गई है। मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी के बचे खुचे कुछ दिन बाकी हैं। मैं वो सारे दिन आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे ये बात कहूँगा, मगर आप
अगर हम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे तो हो सकता है कि मैं आपको मिस करूं, बिल्कुल आर्यन और रिया की तरह। अनिका ने कभी सोचा नहीं था कि अलेक्जेंडर उसके साथ इस तरह की बातें करेगा। जैसे ही अलेक्जेंडर ने अपनी बात पूरी की, रोती हुई अनिका ने उसे गले से लगा लिया। अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका के कानों में कहा, हो सकता है 3 महीने बाद जब आप वापस लौटे तो मैं मर चुका हूँ, और हो सकता है मुझे अपने दोस्तों के साथ गार्डन में दफना दिया जाए। क्या आप एक बात जानती हैं, मैंने अपने दोस्तों को बहुत मिस करता हूँ। उनके मरने के बाद हर रोज मैं गार्डन में जाकर जमीन के अंदर दफन मेरे दोस्तों के साथ बातें करने की कोशिश करता हूँ। जब वो लोग थे तब मेरे साथ खूब बातें किया करते थे, हम लोग खूब मजे करते थे। मगर जब से वो मर गए हैं तब से मेरी किसी बात का जवाब नहीं देते। आप जब तक वापस आएंगे तब अगर मैं जमीन के अंदर दफन हो चुका होऊंगा तो आपके साथ कैसे बातें कर पाऊंगा। फिर आप कहेंगे कि मैं बहुत एटीट्यूड रखता हूँ और आपसे ठीक तरह से बात नहीं करता। इससे तो अच्छा यही होगा कि आप हम लोगों को अपने साथ ले जाएं। अलेक्जेंडर की इस बात से अनिका को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। अनिका जानती थी अब बच्चों को अकेला छोड़ना सही डिसीजन नहीं होगा। हालांकि अनिका कभी नहीं चाहती थी कि अलेक्जेंडर के साथ ऐसा कुछ हो, मगर इस वक्त उसे प्रैक्टिकल डिसीजन लेना था। अनिका जानती थी कि अगर V16 पावर ड्रग अनिका को नहीं मिलता तो फिर अलेक्जेंडर की जान बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अलेक्जेंडर की जिंदगी की आखिरी घड़ियों में वो उसके साथ रहना चाहती थी। वो ममता, वो प्यार जो अनिका अलेक्जेंडर को पिछले 6 सालों में नहीं दे पाई थी, वो अनिका अब उसे देना चाहती थी। तीनों बच्चों को गले लगाने के बाद अनिका ने तीनों बच्चों से कहा, ठीक है, तुम लोग भी चलो मेरे साथ लंदन। अनिका की यह बात सुनते ही अचानक तीनों बच्चों ने अपना मूड बदल दिया और जोर से वही रास्ते पर हंगामा करने लगे। रिया कार के बोनट पर चढ़कर डांस करने लगी और अलेक्जेंडर और आर्यन भी इस बार रिया की खुशी में शामिल होकर रिया के साथ डांस करने थे। अनिका ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए तीनों बच्चों को डांट लगाते हुए कहा, अब बंद करो ये शोर शराबा, वरना ड्राइवर अंकल से कहूंगी कि तुम्हें अभी इसी वक्त वापस घर ले जाए। जैसे ही बच्चों ने अनिका की ये बात सुनी, तीनों बच्चे बिल्कुल खामोश एक लाइन में खड़े हो गए। अनिका ने राजलक्ष्मी को फोन लगाकर कहा कि वो बच्चों को जाने का भी इंतजाम कर दे। राजलक्ष्मी ने परेशान होकर अनिका से फोन पर कहा, मगर मैडम ये कैसे हो सकता है, अब इतनी जल्दी सेम फ्लाइट में टिकट कैसे अरेंज करूं मैं। अनिका ने राजलक्ष्मी को जवाब देते हुए कहा, कुछ भी करो मगर मेरे साथ मेरे बच्चे भी लंदन जाने चाहिए। इस बात का ख्याल तुम्हें रखना है, मुझे नहीं। राजलक्ष्मी ने भी इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए अधिकार से कहा, देखिए मैडम, मैं एक डॉक्टर हूँ और आपकी असिस्टेंट हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल में, आपकी कोई ट्रैवल डिजाइनर नहीं हूँ मैं। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि राजलक्ष्मी ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था, मगर अनिका भी एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे राजलक्ष्मी कितने भी अनिका से नाराज हो जाएं, मगर अनिका के दिए हुए काम को करने से राजलक्ष्मी कभी चूक नहीं सकती थी। कुछ देर बाद राजलक्ष्मी ने अनिका के फोन पर बच्चों की जाने की टिकट्स भी भिजवा दी। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, मगर हम लोग आपके साथ हमारा सामान नहीं लाए, हम लोग क्या करेंगे, क्या पहनेंगे वहां पर। आर्यन भी अलेक्जेंडर की बात सुनकर हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। इससे पहले कि अनिका कोई जवाब दे पाती, नन्ही सी रिया ने अपने दोनों भाइयों के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे तुम लोग चिंता मत करो, बड़ी मासी वहीं पर रहती हैं, वो हर चीज का इंतजाम कर देंगी, तुम लोग देख लेना, वो एयरपोर्ट पर हमें लेने जरूर आएंगी, उसके बाद तो मजे ही मजे हो जाएंगे हम लोगों के। बड़ी मासी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं उनसे कह दूं कि तुम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा प्यार करें, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। रुको, मैं अभी इसी वक्त बड़ी मासी को फोन लगाकर कहती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। जैसे ही नन्ही सी रिया ने अपने छोटे से बैग से अपना फोन निकाला, अनिका ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रिया, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, इस बात की खबर किसी को नहीं लगनी चाहिए, बड़ी मासी को भी नहीं। अनिका की इस बात पर रिया हैरानी से अनिका को देखने लगी। दोनों बच्चे भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अनिका ने ऐसा क्यों कहा था।
तभी अनिका ने बच्चों को समझाते हुए कहा, देखो हम लोग वहाँ जो काम से जा रहे हैं उसके लिए मुझे प्राइवेसी की जरूरत है, इसीलिए तो मैं तुम तीनों को भी साथ नहीं ले जा रही थी। मगर तुम तीनों को एक बात अच्छी तरह से समझनी है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग वहाँ पर हैं। अगर ये बात लोगों को पता चली तो फिर अलेक्जेंडर के लिए दवाई का मिलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही अनिका ने ये बात कही, नन्हे से रिया ने घबराकर अपना फोन फिर से अपने बैग में रख दिया। जैसे ही अनिका तीनों बच्चों के साथ फ्लाइट में चढ़ी, उसके मन में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था कि वो बच्चों के साथ लंदन में V16 पावर ट्रक कैसे ढूंढेगी और ताकतवर दुश्मनों की नजरों से अपने आप को और बच्चों को किस तरह बचाएगी। हालांकि उससे अपनी ड्राइविंग काफी सीक्रेट रखी थी, मगर वो एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर और उसकी गैंग और V16 पावर ट्रक के पीछे पड़े बाकी लोग बहुत खतरनाक थे। वो लोग किसी भी तरह से अनिका को ढूंढ निकालने में कामयाब होंगे, ये बात भी वो अच्छी तरह से जानती थी। मगर अब अनिका एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी थी जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे खुद को ही ढूंढना था। अनिका बच्चों को छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और बच्चों को वहां ले जाना खतरे से खाली नहीं था। ये बात भी अनिका अच्छी तरह से जानती थी। फ्लाइट में कुछ देर तक रिया अपने मोबाइल फोन पर गेम खेलती रही। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया के साथ कुछ देर खेलने के बाद अब तीनों बच्चे आराम से अपनी अपनी सीट पर सो गए। बच्चों को सोता हुआ देखकर अनिका के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को किस तरह प्रोटेक्शन दे सकती थी। फिर अनिका की नजरें सो रहे अलेक्जेंडर पर पड़ी। अनिका ने अलेक्जेंडर के माथे पर अपना हाथ रखा। अलेक्जेंडर का स्पर्श महसूस होते ही अनिका ने आंखें भर आई। अलेक्जेंडर के मासूम चेहरे में अनिका को अपनी हार नजर आ रही थी। अनिका उस दिन को कोस रही थी जिस दिन के बारे में लाख कोशिशों के बावजूद अनिका को कुछ याद नहीं आ रहा था। अनिका को ये नहीं पता चल पा रहा था कि डिलीवरी के बाद आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वो क्यों अलेक्जेंडर को बचाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ये बात अनिका को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अनिका जानती थी अगर उस रात अनिका ने अलेक्जेंडर को अपने आप से बिछड़ने से बचा लिया होता तो आज अलेक्जेंडर के साथ ये ना हो रहा होता। देखते ही देखते अनिका की आंखों से आंसू छलकने लगे। अलेक्जेंडर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अनिका की आंखों से बह रहे आंसुओं को देखा। अलेक्जेंडर ने धीरे से अपनी जगह से उठकर अनिका के गालों से उसके आंसू पोंछे। अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं जानता हूँ कि शायद आप ये सोच रही हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। अगर आप दवाई ढूंढने में कामयाब नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। मगर आप डरिए मत, अगर आप मेरे लिए दवाई नहीं ढूंढ पाई तब भी मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा। भले ही मैं उम्र में अभी काफ़ी छोटा हूँ, मगर एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती। आपके हाथों में जो कुछ भी है वो आप जी जान लगा के कर रही हैं और वो मैं देख पा रहा हूँ। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आप मेरे लिए इतना सोच रही हैं, वरना मेरे दोस्तों के अलावा मेरे बारे में सोचने वाला और कोई नहीं था। अनिका को अब अलेक्जेंडर की आने वाली जिंदगी और उसकी बीती हुई जिंदगी दोनों पर काफ़ी तरस आ रहा था। अनिका अलेक्जेंडर को प्यार से थपकियां देने लगी। कुछ ही देर में अलेक्जेंडर भी मीठी सी नींद में सो गया। 9 घंटे की ट्रैवलिंग में अनिका एक पल भी नहीं सो पाई थी। हालांकि अनिका उन लोगों में से थी जिसे आंखें मूंदते ही गहरी नींद लग जाती थी, मगर इस बार अनिका के लिए गहरी नींद में सो पाना बेहद मुश्किल था। लंदन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब अनिका तीनों बच्चों के साथ एयरक्राफ्ट से उतरी तो सबसे पहले नन्ही सी रिया दौड़कर कन्वेयर बेल्ट के पास गई जहां से उन्हें अपना सामान लेना था। अनिका लगातार रिया को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो ज्यादा उछल कूद ना करे, क्योंकि यहाँ उन्हें किसी की भी नजरों में नहीं आना था। अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया को संभालने में अनिका की मदद कर रहे थे। तभी अचानक रिया की नजरें भीड़ भाड़ के बीच चल रहे एक आदमी पर पड़ी। अनिका ने भी जब उस तरफ देखा तब अनिका को एहसास हुआ कि कोई जाना पहचाना सा चेहरा उसे नजर आ रहा था। तभी अचानक रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाले और एक जोर की चीख लगाई, डैडी हम लोग यहाँ हैं।
रिया ने अचानक ही डैडी कह के अपने सामने किसी को बुलाया था। अनिका रिया की उस हरकत को देखकर चौंक गई। उसने रिया और बाकी दोनों बच्चों को भी समझाया था कि उन्हें लंदन पहुंचने के बाद काफी अलर्ट रहना होगा। उसने बच्चों को अच्छी तरह से समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि वो लोग लंदन पहुंचे थे। नन्ही सी रिया अपने हाथ हवा में लहराते हुए उस आदमी की तरफ दौड़ पड़ी जिसे वो डैड डैड कहकर बुला रही थी। जब अनिका ने अपनी नजरें उठाकर उस आदमी को देखा तो वो भी हैरान रह गई। भीड़ के बीचों बीच खड़ा हुआ आदमी बिल्कुल रोहित जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी शक्ल अनिका जहाँ खड़ी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में थी, मगर उस आदमी की कद काठी, उसके खड़े रहने का स्टाइल, सब कुछ रोहित जैसा ही था। उस आदमी ने एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था और सर पर एक काली गोल टोपी पहन रखी थी। जैसे ही नन्ही सी रिया दौड़कर उस आदमी के पास पहुंची और उसका कोट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगी, तभी कुछ बॉडीगार्ड्स रिया के पास आए और रिया को उस आदमी से दूर ले जाते हुए कहने लगे, अरे बेटा, ऐसा मत करो, उनके पास नहीं जा सकती तुम। जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने रिया से ये बात कही, नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और सामने खड़े बॉडीगार्ड से कहा, अरे तुम मुझे मेरे डैडी के पास जाने से नहीं रोक सकते। वो मेरे डैडी हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, बुलाओ उन्हें। रिया के सामने खड़े बॉडीगार्ड्स ने रिया को बड़ी ही प्यार से समझाते हुए कहा, देखो, तुम्हारी कोई गलतफहमी हो रही है। वो तुम्हारे डैडी कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे डैडी कहीं और खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जरा जाकर ढूंढो उन्हें इस भीड़ में। नन्ही सी रिया ने अपने पांव पटक पटक कर अपने सामने खड़े लोगों से कहा, अरे नहीं, ये जो यहाँ खड़े हैं वही मेरे डैडी हैं। ये कहने के बाद रिया जोर जोर से उस आदमी की ओर देखकर कहने लगी, डैडी देखो, मैं आई हूँ। अपने पीछे हो रहे शोर शराबे को सुनकर उस आदमी ने पीछे मुड़कर रिया की ओर देखा। अनिका भी ठीक रिया के पीछे खड़ी थी। जैसे ही रिया और अनिका ने उस आदमी का चेहरा देखा, दोनों के होश उड़ गए। उस आदमी की कद काठी, रंग, खड़े रहने का स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका, सब कुछ रोहित की तरह था। बस उस आदमी का चेहरा रोहित से थोड़ा सा अलग था। उस आदमी की नाक दबी हुई लग रही थी और उसके होंठ रोहित के होंठों से कुछ मोटे थे। उस आदमी ने अपने चेहरे पर काफी मेकअप लगा रखा था, लेकिन अगर कुछ बातों में को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी बातें रोहित से हूबहू मिलती थी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने खड़ा आदमी रोहित था या रोहित के ही भेष में कोई और आदमी वहां खड़ा था। अनिका ये बात तो अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित लंदन में मौजूद था, मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि अचानक वो रोहित से इस तरह टकरा जाएगी। वो बड़े ही ध्यान से उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, मगर खुद उसके लिए ये अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल हो गया था कि उसके सामने खड़ा आदमी रोहित मारवा था या नहीं। जब उस आदमी ने मुड़कर रिया को देखा तो वह हैरान रह गया। रिया को अपने सामने खड़ा देखकर उस आदमी ने रिया के पास आते हुए कहा, अरे इतनी छोटी सी बच्ची मुझसे मिलने आई है। ये कहने के बाद वो आदमी आगे बढ़कर आया, रिया के पास आया और उसके पास आते ही उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर अपना सिर झुका लिया। रिया की आंखें उस आदमी की आंखें बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थी। उस आदमी की आंखों को देखकर नन्ही सी रिया की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो आदमी रोहित से कुछ दुबला था, उसका चेहरा भी थोड़ा अलग था, मगर वो आंखें, रिया जानती थी कि उस आदमी की आंखें बिल्कुल रोहित मारवा की आंखों जैसी थी। अनिका जो ठीक रिया के पीछे खड़ी थी, उसने भी ये बात नोटिस कर ली थी। रिया को देखते देखते अचानक ही वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसने रिया से कहा, अरे अब ये इतनी छोटी बच्ची मेरी फैन हो गई है। बेटा, क्या तुम खुद मेरी फैन हो या फिर तुम्हारी माँ मेरी फैन है, इसलिए तुम मुझसे मिलने आई हो? जैसे ही उस आदमी ने ये बात कही, रिया के चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आने लगा। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित इतना बदला बदला सा बर्ताव क्यों कर रहा था। जब रिया ने मुड़कर अनिका की ओर देखा, तब उस आदमी ने भी उस डायरेक्शन में देखने की कोशिश की जहां रिया देख रही थी, मगर इससे पहले कि उस आदमी की नजरें अनिका से टकराती, तब तक काफी लड़कियों की भीड़ उस आदमी के पास आकर जमा हो गई थी। एक लड़की ने अपना मोबाइल आगे बढ़ाते हुए उस आदमी से कहा, प्लीज मुझे एक सेल्फी चाहिए।
उस लड़की को टक्कर देती हुई कुछ और लड़कियां उस आदमी के सामने आई और कहने लगी, नहीं नहीं, पहले हमें सेल्फी चाहिए। देखते ही देखते भीड़ एक दूसरे के साथ लड़ने लगी। सभी लड़कियां उस आदमी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बेचैन हो रही थी। उस आदमी के आसपास इतनी भीड़ देखकर अनिका काफी हैरान हो गई। भीड़ के बीच से एक लड़की ने निकलकर अचानक उस आदमी के गालों को चूम लिया और कहा, हे राहुल, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे सारे पॉप एल्बम, तुम्हारी सारी मूवीज में 10-10 बार देखती हूँ और सुनती हूँ। मैं इस दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ राहुल। प्लीज मुझे तुम्हारे साथ एक फोटोग्राफ ले लेने दो। उस लड़के के पीछे पीछे कई और लड़कियां भी उस आदमी के साथ सेल्फी खींचने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगी। उस आदमी ने एक एक के बाद एक सारी लड़कियों को सेल्फी दी और फिर उस आदमी के बॉडीगार्ड्स ने लड़कियों को वहां से जाने को कहा। उस आदमी ने हवा में हाथ लहराते हुए अपने सारे फैंस से कहा, उम्मीद करता हूँ आज की शाम तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। उसकी बात सुनकर सारी लड़कियां जोर जोर से चीयर करने लगी, मगर उस आदमी की बात सुनकर अनिका और रिया पूरी तरह से हैरान हो गए थे। नन्ही सी रिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए उस आदमी से कहा, क्या आप सचमुच मेरे डैड नहीं हैं? तब तक उस आदमी का ध्यान फिर से रिया पर पड़ा। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उस आदमी से कहा, ना सिर्फ आपकी शक्ल मेरे डैडी से मिलती है, बल्कि आपकी आवाज हूबहू मेरे डैड से मिलती है। क्या अब भी आप कहोगे कि आप मुझे जानते नहीं हो? नन्ही सी रिया की ये बात सुनते ही उस आदमी के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वो च्युइंगम चबाते हुए रिया के बिल्कुल नजदीक आया और कहने लगा, बेटा, हो सकता है कि तुम्हारी माँ मेरे काफी वीडियोस देखती हो। दिन रात मेरे वीडियोस देख देख कर वो शायद मेरी इतनी बड़ी फैन हो गई हो कि मन ही मन वो सोचने लगी हो कि उसकी बेटी का बाप मैं ही हूँ, और इसलिए तुमसे उन्होंने ये झूठ कह दिया कि मैं तुम्हारा पापा हूँ। इसके बाद रोहित ने रिया के ठीक पीछे खड़ी अनिका की ओर देखकर कहा, अरे मैडम, इतनी भी दीवानगी अच्छी नहीं होती। चलो मैं समझ सकता हूँ कि बाकी फैंस की तरह आप भी मुझसे सच्चा प्यार करती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एक छोटी सी बच्ची के मन में इस तरह की गलत बातें डाल दी जाए। अनिका भी पूरी तरह से हैरान थी। उस आदमी की आवाज हूबहू रोहित से मिलती थी। उसकी कद काठी बिल्कुल रोहित जैसी थी। रोहित के मुकाबले उस आदमी का चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ था और मेकअप की वजह से उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उस आदमी की आंखें बता रही थी कि वो आदमी काफी कमजोर था। मगर अनिका उन आंखों को अच्छी तरह से जानती थी। वो आंखें हूबहू रोहित की आंखों से मिलती थी। अनिका को एक स्माइल देने के बाद वो आदमी जो च्युइंगम चबाता हुआ वहां से जाने लगा। जब बॉडीगार्ड से घिरा हुआ वो आदमी फिर से एयरपोर्ट के मेन एग्जिट की ओर जाने लगा, तब अलेक्जेंडर और आर्यन भी अनिका और रिया के पास आकर खड़े हो गए। वो दोनों भी उस आदमी को जाता हुआ देखते रहे। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो आदमी लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। रास्ते में जो फैंस उसे वेव कर रहे थे, उन्हें जवाब में वो बड़ी ही कैजुअल वेव कर रहा था। बॉडीगार्ड्स उस आदमी के फैंस को उससे दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे वो आदमी मेन एग्जिट से बाहर चला गया। जैसे ही मेन एग्जिट का कांच का दरवाजा फिर से बंद होने लगा, उस आदमी ने अपनी मुट्ठी कस ली और मुड़कर पीछे देखा। आदमी ने अनिका और तीनों बच्चों की ओर देखकर एक बड़ी सी स्माइल और फिर अपने एक हाथ से टोपी जरा से नीचे करते हुए फिर से मुड़कर आगे बढ़ गया और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। अनिका और तीनों बच्चे कुछ देर तक खामोश वहीं खड़े रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने जो आदमी अभी अभी गया था वो कौन था। अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आर्यन ने अनिका की ओर देखकर कहा, मुझे यकीन है कि वो डैड नहीं थे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ डैड को। डैड कभी आज तक मुझे देखकर मुस्कुराए नहीं है, मगर मैं डैड की स्माइल को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इस तरह कभी नहीं मुस्कुराते। तभी रिया ने इस बात पर काउंटर आर्गुमेंट करते हुए आर्यन से कहा, मगर तुमने देखा नहीं, उस आदमी की आंखें बिल्कुल डैड जैसी थी, और तो और उसकी आवाज तो हूबहू डैड की आवाज से मिलती जुलती थी। अलेक्जेंडर ने भी रिया की बात को सही कहते हुए आर्यन से कहा, हाँ रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। उस आदमी का बात करने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ तो डैड जैसा है।
आर्यन कुछ देर तक सोचने के बाद अनिका, रिया और एलेक्जेंडर से कहने लगा, हाँ तुम लोग सही हो, वो आदमी काफी हद तक डैड जैसा दिखता है, मगर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि वो डैड नहीं थे। उस आदमी में कोई तो ऐसी बात थी जो डैड जैसी नहीं थी। हालांकि आर्यन की ये बात भी सही थी। नन्ही सी रिया और एलेक्जेंडर भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि हालांकि उस आदमी में रोहित जैसी कई सारी सिमिलरिटी थी, मगर कई ऐसी बातें थी जो रोहित जैसे नहीं थी। तभी अचानक रिया के मन में एक बात बिजली की तरह चमकी। रिया ने अनिका की ओर देखा और कहा, मॉम, क्या ये हो सकता है कि वो आदमी डैड का जुड़वा भाई हो? रिया की बात सुनकर एलेक्जेंडर और आर्यन भी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका नहीं जानती थी कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या हो सकता था, मगर जाते हुए उस आदमी ने रुककर फिर से पलटकर अनिका की ओर देखा। तब अनिका को एक बात का एहसास हो चुका था, वो आदमी हो न हो अनिका को जरूर अच्छी तरह से जानता था। वो आदमी अनिका को न पहचानने का दिखावा कर रहा था। ये बात अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी, मगर अनिका ये नहीं जानती थी कि आखिर कौन था वो आदमी। जब अनिका को उस आदमी का नाम याद आया तो अनिका ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और गूगल पर उस आदमी का नाम टाइप कर दिया। हालांकि राहुल नाम के कई सारे आर्टिस्ट दुनिया भर में मौजूद थे, मगर स्क्रॉल करते हुए अचानक ही अनिका की नज़र एक राहुल नाम के इंटरनेशनल स्टार पर पड़ी। जब अनिका ने उसकी इमेज देखी तब अनिका को यकीन हो गया कि ये वही राहुल था जिससे वो अभी अभी मिली थी। वो आदमी एक पॉप सिंगर था, इंडियन कम्युनिटी में काफ़ी फेमस था। यूरोप भर में उसके नाम के काफ़ी चर्चे हुआ करते थे। सचमुच राहुल के फैंस काफ़ी थे, उसे लाखों लोग फॉलो करते थे सोशल मीडिया पर। हालांकि अनिका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर ही रहना पसंद करती थी, इसलिए अनिका ने कभी राहुल नाम के इस स्टार के बारे में सुना नहीं था। मगर फिर वो एक के बाद एक राहुल की सारी इंटरनेट पर पोस्ट की हुई तस्वीरें देखने लगी। ज्यादातर तस्वीरों में वो आदमी हूबहू रोहित जैसा लग रहा था, मगर एक तस्वीर देखकर खुद वो चौंक गई। उस मीडिया पोस्ट की तस्वीर में वो राहुल नाम का आदमी बिल्कुल रोहित मारवा जैसा लग रहा था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि जिसे वो अभी अभी मिली थी वो आदमी कौन था। क्या वो खुद रोहित मारवा था या उसका कोई हमसाया?